एक बार अपने बाप के चेहरे की मजबूरी को समझना। हो सकता है आपको किसी दूसरे से लगाव नहीं हो, दूसरों को हमें लगाव नहीं होता, लेकिन अपने बाप पे भी तरस खाओ कम से कम, कि वो क्या क्या काम करता है आपके लिए, हाथ फैलाता है और आप उसे क्या दे रहे हो। अगर स्कूल में आ रहे हो, वो आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि यहां पढ़ के आप बड़े आदमी बन जाओ। वो ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए करो, वो ये चाहते हैं कि आप परेशान ना हो जैसे वो परेशान हो रहे हैं। आपकी मदद इसलिए करती है कि वो जैसे वो परेशान हुई है, उसकी बेटी परेशान नहीं हो, उसका बेटा परेशान नहीं हो, इसलिए वो करते हैं। तो अपने आप को जांचें, और जो भी गलती है आपके भीतर, कोई भी गलती रही है, मुझे पता नहीं है कि हो सकता है आप सभी बहुत अच्छे हो, कोई गलती नहीं हो, लेकिन अगर है तो उसको लिखें कि मैंने आज तक अपने आपके पैसे को बर्बाद किया। मैं करता था, मैं पिकनिक पे जाता था, फालतू पैसा खर्च करता था, महंगे मोबाइल खरीदता था, हमारी हैसियत नहीं थी, महंगे मोबाइल खरीदता था, मैं बाइक के लिए भी परेशान करता था, मैं फेसबुक चलाता था, व्हाट्सएप चलाता था। मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं वो डिमांड करता था जो उनकी हैसियत से बाहर है। आज आप डिमांड कर रहे हैं, कल आपसे भी कोई करेगा, और आपके पास तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जिसने अपना लाइफ ही नहीं बनाया वो मजदूर होगा, और उस मजदूर से कोई पैसे मांगेगा, बाइक मांगेगा, कहां से देगा। अगर उसने अपने बाप का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि कल वही समय उसके लिए आने वाला है। इसलिए बच्चों, आज ही समझ लो इस बात को कि हमारे से जो भी गलतियां हुई वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इन गलतियों को मान लेंगे, इनको स्वीकार कर लेंगे, तो आपको भी बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जीवन में कुछ भी बनने के लिए एक कारण जरूरी चाहिए। बिना कारण कुछ भी नहीं बना जा सकता है। मैं यहां आया हूं तो एक कारण था कि मुझे स्पीच देना है, तभी तो आया ना। बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं है। एक दूसरी घटना बताऊं कि अगर कारण को अटैच कर लें, आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो कारण अपने आप ही आपको ले जाएगा, अपने आप ही। जैसे आपको मुंबई जाना है, सपोज कीजिए आपको वहां पे कोई प्रमोशन है और उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आपको अपने आप ही कारण बना प्रमोशन का कि वहां आपको जाना है, ये करना है। इसी तरह जब तक आपके पास कारण नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक कारण कैसे क्रिएट होता है, मैं बताऊं आपको कि कैसे कुछ भी कर सकता है कोई भी असाधारण व्यक्ति। एक प्रैक्टिकल घटना और बताऊं आपको। एक बार एथलीट्स की प्रतियोगिता होती थी हर साल 15 अगस्त पे, और उस क्षेत्र के जो धावक थे, बड़े बड़े नामी गिरामी धावक, वो दौड़ा करते थे। उसी के बीच में एक मूल सिंह नाम का धावक, वो भी दौड़ा करता था। मूल सिंह की हाइट रही होगी 6 फुट से ऊपर, लंबा चौड़ा, 30 और 35 साल के बीच में एज, और यह कहा जाता था कि मूल सिंह को कोई हरा नहीं सकता। ये अंडरस्टूड था। दूसरे क्षेत्र के एथलीट आते, लेकिन हर बार वही जीतता। प्रतियोगिता जरूर होती, लेकिन जीतता वही। हर बार प्रतियोगिता होती, वही जीतता। 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता होती। अब की बार भी होनी थी, एप्लीकेशन मांगी गई। अब क्या कुछ अलग हुआ। एप्लीकेशन जब आई तो एक एप्लीकेशन ऐसी भी आई जिसमें एक बच्चे की एप्लीकेशन, एंड ही वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष का बच्चा। जब स्पॉन्सर ने देखा कि 15 साल का बच्चा और इसने एप्लीकेशन दे दी, ये कैसे, तो सोचा कि शायद उम्र गलत लिखी गई। तो कॉन्टेक्ट नंबर देखा और उस पर फोन किया गया। बोले आप बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं बोल रहा हूं सर। आपकी एज क्या है? बोले 15 ईयर। तो बोले आप इस रेस में भाग लेना चाहते हैं? बोले हां लेना चाहता हूं। तो बोले आप पागल हैं क्या? आपको मालूम है ये प्रतियोगिता 30 से ऊपर जो बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनकी है, और जो एथलीट है वो 6-6 फुट के हैं सारे। आप 15 साल के हैं। बोले नहीं मुझे दौड़ना है। बार बार उसने फोन पे ये रिपीट किया, नहीं बस मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है।
तो स्पॉन्सर तो वो आपके सर की तरह थे, बहुत अच्छे आदमी थे। एक बार सर के लिए तालियां, ये भी बहुत अच्छे। तो वो उस सर ने कहा कि यार इस बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने इस बच्चे को बुलाया कि बेटा यूं कीजिए, आप मेरी ऑफिस में आइए। ऑफिस में आया, वो देख के दंग रह गए। 15 साल का बच्चा, चेहरे पे दाढ़ी मूछ का कुछ निशान नहीं, सपाट चेहरा। तो उस बच्चे से बोले, बेटा ये जो प्रतियोगिता है ये बड़े व्यक्तियों के बीच है जो 30 साल से ऊपर हैं, और वो तो इस क्षेत्र के नामी ग्रामी एथलीट हैं, वो तो बहुत तेज दौड़ते हैं, और तुम तो अभी बच्चे हो, कोई प्रैक्टिस भी नहीं करते, बच्चे भी हो, कमजोर से हो, दुबले पतले हो, तो तुम ऐसे कैसे कंपीट कर पाओगे। तो वो बच्चा चीखा जोर से, और नहीं सर बस मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। बार बार उसने रिपीट किया। उस स्पॉन्सर ने सोचा यार ये अजीब जुनूनी आदमी है, तो उन्होंने सोचा यार इसकी भावना को रखना चाहिए, ये बच्चा है इसका दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने एथलीट से बात की, कह रहा उनको बुलाया सब एथलीट को, कह रहा आप एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है। बोले सर आप जब दौड़ेंगे, क्योंकि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, 6.5 फुट आपकी हाइट है, एज भी 30 से ऊपर आप सब लोगों की, लेकिन एक बच्चा है 15 साल का, वो करीबन 10वीं के आसपास क्लास में है, वो बच्चा भी आपके साथ दौड़ना चाहता है, और उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि मैं उसको मना नहीं कर सका। तो अगर आप उसको अलाउ करते हैं, हालांकि ये प्रोटोकॉल में नहीं है, एज पर रूल ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप ये उसको अलाउ कर देते हैं तो मैं उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकता। अगर आप भी इसको अलाउ करें तो उसको आप साथ में दौड़ा लें। तो वो सारे हंसे, कहने लगे इसमें क्या दिक्कत है सर, वो कोई हमें तो रिस्क है नहीं उस बच्चे से, वो क्या दौड़ेगा, छोटा सा बच्चा है, 15 साल का है, तो हमारे मुकाबले में क्या दौड़ेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस खड़ा कर दो, उसका शौक पूरा हो जाएगा। उसकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया गया। एक समय आया, 15 अगस्त का समय था, और जब प्रोग्राम के बाद रेस शुरू होनी थी, सारे एथलीट, लंबे चौड़े एथलीट वहां खड़े थे, और उसके बीच में वो 15 साल का बच्चा भी खड़ा, और हाइट में वो उनके आधी हाइट के बराबर यहां आ रहा था। चेहरे पे बिल्कुल मासूमियत, लेकिन आंखों में तेज। सारे एथलीट खड़े, दौड़ने का समय आया, रेफरी ने जैसे ही विसल बजाई और सब ने दौड़ने लगे, वो धुरंधर एथलीट दौड़ने लगे, वो बच्चा भी दौड़ने लगा, और वो सिर्फ दौड़ा ही नहीं, वो बच्चा ऐसी बिजली की गति से, इतना करंट की गति से दौड़ा कि वो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन आया दोस्तों। he got first position, he stood first. How it happened? ऐसा क्या था कि जिसने बिना प्रैक्टिस किए हुए भी प्रैक्टिस करने वालों को पीछे हटा दिया, जिसने बिना तैयारी किए हुए भी उन धुरंधर एथलीट्स को पछाड़ दिया, जिसको वे छोटा बच्चा कहते थे कि इसके चेहरे पे तो बाल ही नहीं है, मजाक उड़ाई जिसको छोटा बच्चा कहा गया, और वो पहली बार भी दौड़ा, और ऐसा दौड़ा कि धुरंधरों को धूल चटा दी। तो वो जो एथलीट थे, उन्होंने जब इकट्ठा हुए, यार ये ऐसा हुआ कैसे, इस बच्चे ने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की, ये कभी दौड़ता नहीं था, प्रैक्टिस भी नहीं करता था, ये तो बस बैग रखा और दौड़ने आ गया और हमें हरा दिया, हम तो बहुत सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये चमत्कार हुआ कैसे। तो उस लड़के से पूछा जाके कि हम मानते हैं कि हम डिफीट हो चुके, हम मानते हैं कि हम परास्त हो चुके, हम सब मानते हैं, लेकिन बेटा एक बात बता कि यार तेरे में इतनी एनर्जी आई कैसे, तेरे में इतनी ताकत आई कैसे, तू ये बता हमें, इसका राज बता दे कि तू इतनी बिजली की गति से दौड़ा, इतना छोटा सा बच्चा है तू, और हम एथलीट हैं बड़े बड़े, इतने बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तूने हरा दिया। तो वो लड़का हंसा और कहने लगा इट वॉज वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान था। तो बोले यार तेरी बात समझ नहीं है कि तूने हराया कैसे, ये सिंपल कैसे था। उसने कहा ये सिंपल इसलिए था कि मेरे जो जीतने का कारण था ना, वो तुम्हारे कारण से बड़ा था, मेरे जीतने का जो कारण था वो तुम्हारे कारण से बड़ा था, इसलिए मैं जीता। तो बोले यार मेरी बात समझ नहीं आई, आप इसको बिल्कुल खुलासा करो
कि आपका रीजन स्ट्रोंग कैसे था और हमारा रीजन कमजोर कैसे था। तो बच्चे ने बताया कि मेरे फादर नहीं हैं और मेरी मदर बीमार रहती है। मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि तेरी मां को बचाने का एक ही रास्ता है बेटा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो मैंने पूछा सर कितना पैसा लगेगा इस पे? तो उसने कहा 50,000 रुपए के आसपास। तो मेरे पास तो क्या 500 रुपए ही नहीं है घर पे, इतना पैसा भी नहीं है कि हमारे घर पे तो 500 रुपए भी नहीं है, हम तो मजदूरी करते हैं और काम चलाते हैं अपना। तो मैंने आपका इश्तिहार देखा कि आपने एथलीट की जो प्रतियोगिता कराते हो उसमें 1 लाख रुपए का इनाम था। तो मैंने सोचा इस रेस में भाग लेते हैं, पैसा तो था नहीं, तो इस रेस में भाग लेते हैं। तो जब रेस में भाग ले रहे थे तो ये सारे के जो आपके धुरंधर एथलीट हैं ये दौड़ रहे थे पैसा कमाने के लिए, ये दौड़ रहे थे पैसा कमाने के लिए, और मैं दौड़ रहा था अपनी मां को बचाने के लिए। मेरा रीजन स्ट्रांग था, माई रीजन वाज मच स्ट्रांग, माई रीजन वाज मच स्ट्रांग। मेरा जो कारण था वो इससे बहुत बड़ा कारण था। और जब जीवन में कारण कोई बड़ा होता है ना तो कोई बाधा बन नहीं सकता, फिर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आप अपने आप में एक एनर्जी का बम बन जाते हो, इतना बड़ा बम कि जैसे एक बम को लगाते हैं पहाड़ उड़ जाता है ना। लेकिन ऊर्जा हमारे भीतर भी है, लेकिन हमारे पास कारण नहीं है। ना तो हमारे पास बाप का कारण है, ना मां का कारण है, ना अपने फ्यूचर का कारण है। और जिस दिन कारण क्रिएट कर लोगे, जिस दिन आपको अपने बाप का कारण समझ आ जाएगा, अपनी मां का कारण समझ आ जाएगा, आपको भी उस बच्चे की तरह कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कारण आना चाहिए, और कारण के बिना मैं आज ही बता देता हूं आपको कि आप कामयाब नहीं होने वाले। इफ यू हैव नो रीजन देयर इज नो सक्सेस फॉर यू। वेटिंग सक्सेस वेट्स फॉर दोज हु हैव ए रीजन। कारण नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे। अगर आपके पास में डॉक्टर बनने का कारण नहीं है, यू कांट बी। इंजीनियर बनने का कारण नहीं है, यू कांट बी। आरएस बनने का कारण नहीं है, यू कांट बी। कारण चाहिए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं कि मुझे सेवा करनी है लोगों की, यू विल बी ए डॉक्टर, क्योंकि आपका लक्ष्य अच्छा है। आप चाहते हैं कि मैं लोगों में अच्छी सर्विस दूं, इस क्षेत्र में मेरी पहचान हो और मैं प्रशासन में लोगों की सेवा देना चाहता हूं, यू विल बी आरएस। आप आपको डिसाइड करें और एक रीजन ढूंढें आप। जब तक रीजन नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर रीजन होगा और उससे आपने अटैच कर लिया तो आपको भी बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बट रीजन इज मस्ट। विदाउट रीजन नथिंग कैन बी डन। कुछ नहीं किया जा सकता। कलाम साहब कैसे बने मैं बताऊं आपको। छोटी उम्र में एक घटना घटी और आपके मालूम है आपको कि गरीबी कितनी थी। घर में रोटियां गिन के बनती थी कि मां 2 खाएगी, भाई 2 खाएगा, बेटा 3 खाएगा, ऐसी रोटियां बनती थी। एक बार आप खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते आपसे 1 रोटी ज्यादा खाई गई। कलाम साहब से 1 रोटी ज्यादा खाई गई। तो भाई ने इशारा भी किया लेकिन समझ नहीं आई बात। जब हाथ धो रहे थे, वॉश कर रहे थे, तो भाई ने कहा कि कलाम तूने आज गड़बड़ कर दी यार। बोले क्या हुआ? बोले आज तू 1 रोटी मां के हिस्से की खा गया। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो रोने लगे क्योंकि ही वॉज सेंसिटिव, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज सिंसियर। उसके पास एक हार्ट था जो मां की फीलिंग कर सके, उसके पास एक हार्ट था जो बाप की फीलिंग कर सके। कलाम साहब रोने लगे, करे मैं उस मां के हिस्से की रोटी खा गया, वो तो सारा मैं खाना खा जाऊं तब भी नहीं कहती, लेकिन मैं उसके हिस्से की रोटी खा गया। तो वो जाके अपनी मां के गले मिले और जोर जोर से रोने लगे। मां समझ नहीं सकी कि कलाम रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहा है तुम? बोले मां मैं इसलिए रो रहा हूं कि ना तो मुझे आपने बताया और मैं भी गलती से खा गया। आपके हिस्से की मैंने आज 1 रोटी खा ली है और मैं आपसे वायदा करता हूं कि इस 1 रोटी का बदला पूरे हिंदुस्तान को चुकाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान को। हमें अपने मां बाप को पे करना मुश्किल होता है। एंड ही कमिटेड टू द नेशन
that I will respond my life to the nations. And finally he became a president, he became missile man, he became a scientist. Why? Because he has a reason in early years. छोटी उम्र में भी उसने एक कारण पाल लिया कि मुझे कुछ करना है, इनका कर्ज चुकाना है। मुझ पे कर्ज है उन लोगों का जिन्होंने समाज के लिए किया, मुझ पे कर्ज है इस देश के उन महानुभावों का जो राष्ट्र के लिए करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम सारी जिंदगी कचरा लाइफ जीते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। जितना बड़ा आप कारण ढूंढोगे, जितनी बड़ी आपके जो रीजन होगा सक्सेस का वो बड़ा है, तो उसके अनुसार सफलता पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जीऊं, आप कहीं भी सर्विस कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को समाज जानना चाहिए, यू विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, RSIS। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पहचाने। लेकिन रीजन उतना बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा रीजन होगा उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। इसलिए बच्चों आपसे कहना चाहूंगा कि गलतियां ठीक कीजिए। सबसे पहले तो यह है कि हम अपनी गलतियों को ठीक करें। हमसे जो भी गलतियां हुई है उनको हम चाहे बताएं नहीं, लेकिन ठीक करें। और फिर के कारण ढूंढे मां का, कारण ढूंढे बाप का, वहां से अपने आप को कनेक्ट करें कि वो आपके लिए क्या करते हैं। और वहां लिखें कि मदर मैंने आपको बहुत धोखा दिया है, मैं स्कूल नहीं जाती थी, आपके कारण बंक करती थी। और कई बातें ऐसी भी है मैं यहां नहीं शेयर करना चाहूंगा कि आजकल बच्चों में गलत आदतें पड़ गई है, वो भी हम करते थे। हम घूमने जाते थे, वो कोई काम नहीं आएगी गलत आदतें। कल के मजदूर हो, कल को अपने आप के फ्यूचर को बर्बाद करोगे। लेकिन आज से नहीं करूंगी, मैं अपने मदर को नीचे नहीं होने दूंगी, मैं अपने फादर के नाम को नीचे नहीं होने दूंगी, मैं अपने बाप को नीचे नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने परिवार को नीचे नहीं दिखाऊंगी। उन सारी गलतियों को ठीक करूंगी और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगी, अगर बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगी। लेकिन रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। जब तक रीजन नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, एक रीजन क्रिएट कीजिए और फिर उनसे कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होके, और जब आप जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे फिर आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। और जब आप चल पड़ेंगे तो आपके मां बाप के बाद में ये जितने भी गुरुजन खड़े हैं, ये आपको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। और जहां आप पहुंचना चाहता है वहां पहुंचा के रहेंगे, पहुंचा के रहेंगे। बट यू मस्ट हैव ए फीलिंग, आपको फीलिंग होना चाहिए। तो चेक योर हार्ट, अपना हृदय देखिए कि ये अभी पत्थर है या पिघला है। अगर पिघला नहीं है इसका मतलब है आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं वैसे ही मुझे तो वही काम करने हैं, इसका मतलब आप आदमी हो ही नहीं। आपके भीतर शैतान है कोई जो बदला नहीं है। लेकिन वो शैतान की हत्या की जा सकती है। जैसे उस बच्चे ने कहा कि जो IAS बना कि मेरे भीतर भी शैतान था, लेकिन मार दिया मैंने, उसकी हत्या कर दी। इसलिए हत्या कर दी कि मैं अपने बाप के त्याग को देख के ये समझ आई कि बाप तो कभी मैं भी बनूंगा। अगर मैं बनूंगा तो मेरा बेटा अगर मेरे सामने ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए जब आप काम कर रहे हो वो सोचो कि कल को अगर आपकी पीढ़ी करेगी तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। आपके पैसे को आपका बच्चा बर्बाद करेगा तो कैसा लगेगा। आपके मां के त्याग को अगर आप नहीं समझते हो तो कल को आप भी उस प्रोसेस से गुजरोगे और कल आपको कोई डिसो भी करेगा और समाज में आप उनको नीचा दिखाओगे, आपका बच्चा नीचे दिखाएगा तो उनको कैसा लगेगा और आपको कैसा लगेगा। तो ये वो गलतियां हैं, बेसिक गलतियां हैं हमारी कि जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के बाद में क्लासेस में ध्यान नहीं है, बंक करते हैं, ध्यान कहीं और है, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। इसलिए गलतियां हैं कि हम बगैर मतलब छुट्टी लेते हैं, गैप रखते हैं, ये गलतियां हैं। घूमने जाते हैं, जो मोबाइल है इसको घर पे जाने के बाद इतना ज्यादा यूज करते हैं कि यूं लगता है जैसे ये हमारा काम है। जबकि मैं ये बताऊं कि ये आपके हाथ में एक बम है और ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आपको इस बम को फेंकने की हिम्मत नहीं है तो ये बम आपकी जिंदगी को उड़ाकर रख देगा। क्योंकि आज आपको मालूम नहीं है, सही और गलत का मालूम नहीं है, और जिस दिन बर्बाद कर देगा कुछ नहीं बचेगा, तब समय बीत जाएगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सोचेगा कि नहीं, मुझे अपने फादर के लिए इस बम को नहीं रखना, मुझे इस मदर के लिए मेरे ये बम नहीं रखना, मुझे अपने फ्यूचर के लिए इसको नहीं रखना, कल को मुझ पे भी जिम्मेवारी आएगी, मुझे इसलिए इस बम को नहीं रखना। मैं सारी उन गलतियों को ठीक करूंगा और मैं भी एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, मैं भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा।
एक मैं प्रैक्टिकल घटनाओं आपको यहां से प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसे मैसेज देना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसके भीतर क्या होनी चाहिए। तो 3 बेटियां कोई आ जाए आगे से। आओ बेटा, तीनों आप आ जाओ, आओ स्टेज पे आ जाओ, इधर आओ, आओ तालियां इन बेटियों के लिए। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आओ आ जाओ, आओ। कोई बैठने में दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? हैं? कोई ठंड में ऐसा तो कुछ नहीं है ना? है? हाँ। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा ठीक लग रहा है? कितने लोगों को बुरा लग रहा है? चलो अच्छा लग रहा है सबको। देखिए, मैं इन 3 बेटियों को मैंने बुलाया है और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। What is the essential thing that makes a success? आंखों से मैं सारे प्रैक्टिकल कराऊंगा कि अगर ये चीज आपके भीतर होगी तो समझ लीजिए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं बेटा, आप जब स्कूल आते हैं आपकी मम्मी आपके लिए नाश्ता बनाती हैं? यस और नो? और आज यूं करना है कि इन सब बच्चों के लिए आपको नाश्ता बनाना है, ठीक है? और यहां बनाएंगे आप, 3 चूल्हे हैं यहां पे, ठीक है? बात समझना। और आपको भी मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, सुनना अच्छे से, प्रश्न सुनना। ये आपको एक सब्जी बनानी है, तीनों को अलग अलग बनानी है। कौन सी सब्जी बनाएंगे और कितने समय में? बस इतना सिंपल प्रश्न है आपसे। कौन सी सब्जी? सर दाल। बहुत सोच के बोले कि दाल। चलो दाल के लिए तालियां बजाओगे। और कितने समय में? 10 मिनट में। 10 मिनट में, ओके। खुल के बताओ बेटा, मैं आपकी प्रतिभा को बाहर निकालने आया हूं, एक्सपोज करने के लिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम लिया फटाक से ये करके, ठीक है ना? मतलब हेजिटेशन नहीं करनी। कल को आप इंटरव्यू में जाओगे, आप लोग इतनी देर सोचोगे तो क्या सोचोगे? आप सही भी जवाब देंगे तब ये समझाएगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। भिंडी। भिंडी के लिए तालियां भी जोरदार। 12 मिनट। 12 मिनट में, ओके। टमाटर। टमाटर के लिए तालियां। 10 मिनट। 10 मिनट में। चलो देखो, देखिए, मैंने इन तीनों बेटियों से पूछा कि आपको एक एक सब्जी बनानी है। देखिए इसमें कितना बड़ा मैसेज छिपा है, वो देखना। इन तीनों से पूछा कि मैं आपको एक सब्जी बनानी है और कितने समय में बनाएंगे। एक बेटी ने आलू, भिंडी, टमाटर अलग अलग बताए। देयर वेजिटेबल्स वर डिफरेंट एंड टाइम वॉज डिफरेंट, बट वन थिंग वॉज देयर दैट वॉज कॉमन इन ऑल 3। इन तीनों में कॉमन था, एक चीज ऐसी थी जो तीनों में कॉमन थी। कोई बता सकता है क्या था? और आपने उसको देखा भी है। ये यहां पे चूल्हे पे बना रही है, सब्जियां बन रही है। सब्जियां अलग अलग है और समय अलग अलग है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कॉमन है। कोई भी बता सकता है? कोई भी हाथ खड़ा करे जिसमें हिम्मत है। खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई वो इसमें गलत कोई मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि आप में बताने की हिम्मत है। कोई बताए कि आपने उसको देखा भी है। वन थिंग वॉज कॉमन। एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल व्हाट वाज दैट? हाथ खड़ा करे। वो देखो, उस बच्चे के लिए तालियां। वो पहले इसकी हिम्मत है इसके अंदर। खड़े हो बेटा, यस। यहां आ जाओ, आओ इधर आओ। पहले तो तालियां इस बेटे के लिए, देखो इसकी हिम्मत है, आने की हिम्मत है। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या था? क्योंकि ये अपने लिए नहीं बना रही, हमारे लिए बना रही हैं। हमारे लिए, आपके लिए बना रही थी। बेटा आपने प्रश्न को समझा नहीं, कोई बात नहीं, आपने उत्तर दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा कि एक चीज कॉमन है, इट इज इनविजिबल। और मैंने कहा कि यू हैव सीन विद ओपन आइज दैट। जैसे ये बोतल है, मैं इसको खुली आंख से देख रहा हूं ना, ये गिलास को खुली आंख से देख रहा हूं ना, आपने ऐसे देखा है उसको? यू हैव नॉट फेल्ट दैट, यू रियली विजुअली एक्सरसाइज दैट। आपने उसको महसूस किया खुली आंखों से। कोई बात नहीं, सिट डाउन प्लीज। हाँ बेटा बताओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ। चूल्हे से? अरे वेरी गुड, तालियां इस बच्चे के लिए।
ये आंसर के नजदीक आ गया। जस्ट सिंह, बस इतना आंसर दे दिया, ये भी काफी है। इसने कहा कि तीनों चूल्हे थे, 3 चूल्हे थे, मतलब चूल्हे सेम थे, एक जैसे थे। असल में जो चूल्हों के भीतर जो नीचे आग जल रही थी ना, वो कॉमन थी। दैट वाज कॉमन। आग जल रही थी तीनों के नीचे, दैट वाज कॉमन। तो ये अब देखिए इसका मैसेज समझिए। बैठिए बेटा, आप बैठिए। देखिए इसके पीछे मैसेज क्या था। ये सब्जियां और चूल्हों के पीछे मैसेज क्या था कि ये मैसेज ये था कि ये सब्जियां अलग अलग समय में बनी, अलग अलग सब्जियां अलग अलग थी और अलग अलग समय में बनी, लेकिन ये सब्जियां तीनों तब बनी जबकि नीचे इनके आग लगी हुई थी। ठीक इसी तरह आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, आरटीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ये अलग अलग सब्जियां हैं, लेकिन इनके भीतर, अगर आपके भीतर इनको पकाने के लिए आग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और आग होगी तो सारी सब्जियों को बनना पड़ेगा, पकना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। जो बेटी कह रही थी कि मैं 10 मिनट में आलू बना सकती हूं, आप आग को निकाल दीजिए, फिर सारी जिंदगी बना के दिखा दीजिए। जो 15 मिनट में गोभी कह रही थी, भिंडी कह रही थी, वो आग को निकाल दीजिए, फिर सारी जिंदगी बना के दिखा दीजिए। टमाटर 20 मिनट में कह रहे थे, आप निकाल के आग अलग कर दो, फिर निकाल के दिखा दो। ठीक इसी तरह आग चाहिए, इनको पकाने के लिए आग चाहिए। और आपके भीतर आग है क्या? क्या आप डॉक्टर बनना तो चाहते हैं, लेकिन आग है क्या? आप आरएस बनना तो चाहते हैं, लेकिन आग है क्या? आग का मतलब वो पीड़ है क्या? वो दर्द सहने की हिम्मत है क्या? वो साहस है क्या? ये सारी चीजें भीतर है क्या? तब बनोगे। यूं नहीं बनेगा कि मैं खाली सोच रही है मैं आरएस बनूं और आरएस बन जाऊं। नहीं, आप चेक करें अपने आप को कि मैं जिस चीज को पाना चाहता हूं उसकी आग है क्या मेरे भीतर। और अगर एक और आग पाल ली ना, तो फिर ये झूठे सपने आते नहीं, डॉक्टर कलाम के वो सपने आते हैं जो आपको सोने नहीं देंगे और आपको लक्ष्य तक ले जाएंगे। ये झूठे सपने नहीं आएंगे, वो फर्जी सपने नहीं आएंगे जो आपको बेकार रास्ते पे ले जाते हैं। वो हीरो नहीं लगेंगे आपको जो आपको भटकाते हैं, बल्कि डॉक्टर कलाम, विवेकानंद, आइंस्टीन, एडिसन, ये हीरो नजर आएंगे जो आपको कामयाब करवा के छोड़ेंगे, कामयाब करवा के छोड़ेंगे। ये हीरो नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए आग, भीतर आग चाहिए कि मैं इसके लिए करूंगा। और वो आग पैदा होती है घर से, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरे में ये आग पैदा हुई कि मुझे मेरे पिता के लिए करना है। और 27 साल मैंने नौकरी भी की, अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, लेकिन लग रहा था कि नहीं यार, ये काम नहीं है, ये नौकरी तो कोई भी कर लेगा। इंश्योरेंस में मैं था, तो ये नौकरी तो कोई भी कर ले, कोई खास बात नहीं है। तुझे ईश्वर ने लेखक बनाया है और तुझे ईश्वर ने उस हालात से लेके यहां तक लेके आया है, तो तू जा उन बच्चों के पास जिनके बाप नहीं है, तू जा उन बच्चों के पास जिनके घर में पैसे का अभाव है, तू जा उन बच्चों के पास जिनकी मां अपने बच्चों के लिए परेशान है, और बता कि तुम्हारे घर के हालात कैसे भी हैं, अगर मैं आगे बढ़ सकता हूं तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। आई हैव लेफ्ट माई गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस रीजन। इस एक कारण से मैंने छोड़ा, नौकरी को छोड़ा। और मैं बताऊं कि जब आप त्याग करते हैं तो ईश्वर अपने आप व्यवस्था करता है। मेरे लिए भी हुई। लोटस डेयरी है, उसके मालिक है श्री अशोक कुमार जी मोदी। दोस्तों, वो आदमी नहीं है। अगर आदमी के रूप में कोई भगवान देखना हो तो अशोक कुमार मोदी को देख ले। वो व्यक्ति मेरे किताब के माध्यम से संपर्क में आए और मुझे कहने लगे एक दिन बुला के, वो आदमी हजारों करोड़ की पार्टी है, करीबन 10 और 15 हजार करोड़ की पार्टी है, वो इतना बड़ा आदमी। मेरे पास फोन आया उनका, बोले सर मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आप एसडी जो है बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ मैं बोल रहा हूं सर। तो बोले आप कहां रहते हैं? मैं फतेहपुर शेखावटी में हूं, यहां पर पोस्टिंग है। तो बोले आप जयपुर आए तो कभी यहां मेरे से मिले, या मैं आपके फतेहपुर आऊंगा आपसे मिलूंगा। उसको किताब पढ़ के यूं लगा कि ये आदमी कुछ डिफरेंट है। मैंने अपने फादर के बारे में भी उसमें लिख रखा था, तो उसका लगा कि ये, क्योंकि बड़े जो आदमी होते हैं ना वो पारखी बहुत होते हैं, छोटे आदमियों को परख नहीं होती। बड़ा आदमी इसलिए बड़ा बनता है कि वो आपकी एक बात से आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेता है, उतनी कैलकुलेशन होती है। तब ये बड़ा आदमी बनना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत उनका वैल्यूएशन बहुत होता है। उन्होंने भी कोई किताब में ऐसी बात देखी,
तो उसको लगा कि यार ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और बीकानेर में भी मैं रहता हूं और यहां पे मैं लोटस में हूं। उन्होंने कभी नहीं बताया, उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की कि मैं लोटस कंपनी का मालिक हूं, बल्कि हमेशा यही कहा कि मैं लोटस में हूं। और मैंने भी सोचा कि कोई लोटस में काम करते होंगे, तो मैंने कहा सर मैं जयपुर भी आता रहता हूं और बीकानेर मेरी ससुराल है, तो मैं जब भी आऊंगा आपसे मिलूंगा। उनके 2-3 बार फोन आए और मैं उनसे मिलने गया। मैं जैसे उस समय मेरे पास जो फोन आते थे किताब पढ़ने के बाद में, तो मैं उनके नाम लिख लिया करता था, पूछ के फैन लिख के आगे उसका नाम, ताकि आइंदा से फोन आए तो शर्मिंदगी नहीं हो, भी हम तो फोन करते हैं, इनको हमारा नाम भी पता नहीं है। तो इस करके मैं एक लिस्ट बना ली, बने फोन पे लिस्ट, फोन लिस्ट थी मेरी पूरी इसमें। तो अशोक कुमार जी के 2-3 बार जब फोन आए तो मैं सोचा यार इनके फोन कई आ गए। मैं बीकानेर गया हुआ था और तो मैं उनसे मिलने पहुंचा। दोस्तों मैं दंग रह गया, 5 मंजिला उसका कॉर्पोरेट ऑफिस, इतना शानदार। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी जगह काम करते हैं अशोक कुमार जी। मुझे नहीं बताया उन्होंने। असल में मैं जब अंदर गया जैसे जैसे, तो एक कैबिन पे लिखा हुआ था अशोक कुमार मोदी। तो मैं कह रही ये तो कंपनी पे बड़ी पोस्ट पे हैं। और मैं अंदर गया तो दंग रह गया। बाद में जब जानकारी हुई कि असल में सिर्फ वो एमडी नहीं था, वो उस कंपनी का मालिक था। दोस्तों उसने कभी नहीं बताया। ये तो छोटे आदमी कहते हैं कि हम बड़े हैं, बड़ा आदमी जो होगा वो वास्तव में कभी नहीं बताएगा कि वो बड़ा है। इतना ग्रेट आदमी। ये तो छोटे आदमियों को दिखावा करते हैं कि हम यूं हैं, हमारी वो अप्रोच है। इसका मतलब वो छोटा है, अभी वो बातों से मेकअप कर रहा है। जो वास्तव में ही बड़ा होगा जीवन में वो कभी नहीं कहेगा। सोना कभी अपनी तारीफ नहीं करेगा, डायमंड कभी अपनी तारीफ नहीं करेगा। जानते हैं लोग डायमंड डायमंड है, वो भी वैसा था। मेरे से उनकी पहले दिन की दोस्ती थी। मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति, मामूली सा कर्मचारी, वो करीबन 10 और 15 हजार करोड़ की पार्टी, मेरे को वो मेरी गाड़ी तक छोड़ने आए। और आज भी हमारी दोस्ती का आलम यह है कि हमारी करसन और सुदामा जैसी दोस्ती है, लेकिन वो फिर भी आज भी अपनी ऑफिस को छोड़ के मेरी गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। इतनी महानता है उस व्यक्ति में, उतनी महानता है उस व्यक्ति में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैंने आप में एक बात देखी है कि आप LIC में सर्विस करते हैं और हमारी इतने समय से दोस्ती हुई। मैं आपको देख रहा हूं कि आपके भीतर कुछ अलग सी बात है, एक आग है। आप में आग है कि आप इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप में आग है कि आप उन लोगों के जीवन में कोई नई बात पैदा करना चाहते हैं, ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं जो आज परेशान हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरे पास आ जाएं? आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा सर मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। धीरे धीरे मैंने किताबें निकाली। सीकर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 200 स्कूलों में मेरी किताबें गई। मैं 7 किताबें लिखी मैंने, और वो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। जब मेरा ग्राउंड बना तो मैं उनसे आया कि आज मैं वीआरएस लेने के लिए आया हूं। वही व्यक्ति मेरे को जयपुर में लेके आए, और उनकी वजह से मैंने जयपुर के अंदर न जाने, मुझे गिनती नहीं है कि इतनी स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम किया। और उन्होंने जो मुझे पैकेज दिया वो मेरे लिए कोई लिमिट नहीं थी कि आप जितना मांग लोगे वही पैकेज आपका है, जितना मांग लोगे वही पैकेज आपका है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने से अलावा स्वार्थ से उठकर कुछ भी करना चाहेंगे तो घबराना मत। ईश्वर आपको देख रहा है, कोई नहीं देखता लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने मां बाप का कोज ले लिया, आपने समाज का कोज ले लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप गरीब नहीं रह सकते और असफल नहीं रह सकते, और सारी सफलता आपके कदम चुमेगी, सारी सफलता कदम। कितना समय, कितना हो गया सर? कितना हो गया? 11 बज गए। टाइम कितना हो गया है? 10 मिनट हो। कल कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, फिर 10 मिनट और करते हैं। फिर देखिए, एक प्रयोग मैंने कराया, अब एक दूसरा और प्रयोग कराऊंगा। कि आप स्कूल में आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल ये बताना चाहूंगा कि आप जब स्कूल में आते हैं तो आपकी एक मिनट का यूज कैसे होता है और कैसे वो काम करता है। इसलिए आप आ जाओ बेटा, इधर आओ। यस, आप आ जाओ, आ जाओ। शाहरुख खान आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। शर्मा मत यार, ये तो लड़कियां शर्माती है इस तरह के। ये दीवार है क्या? ये दीवार है, पक्की बात है। अच्छा, अब मैं एक आपसे प्रश्न करता हूं
कि आपको मैं एक हथौड़ा देता हूं, ठीक है, और आपको इसको दीवार को तोड़ना है, ठीक है, तोड़ दोगे? नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं तोड़ना है। वैसे पर्सन पूछ रहा हूं आपसे कि आप यूं इमेजिनरी नंबर बताइए कि मैं 100 में तोड़ सकता हूं, 150 में तोड़ सकता हूं, 200 में तोड़, बस सिंपल एक पर्सन, कितना में तोड़ दोगे? नहीं तो अरे तोड़ो यार नकली तो तोड़ो, इमेजिनरी तो तोड़ो। 100 में है, 150 में ना, 150, चलो तालियां, हिम्मत तो हुई, चलो कोई बात, बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठो। अब देखो यहां मैंने इसको बुलाया, इससे बोला भी नहीं गया ठीक से, तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि ताकत असली वो है जब आपका ज्ञान बाहर निकलेगा। अज्ञानता तो सारे दिन निकलती है, हम तरह तरह से बातें करते हैं नेगेटिव, वो अज्ञानता है। ज्ञान जब होगा ना वो अलग बोलता है। तो कहने का मतलब है कि अपना आप चाहे हेजिटेशन नहीं करें, जो नॉलेज है आपका उसको शेयर करें, एक्सपोजर बने हमेशा, क्योंकि कल को आप इंटरव्यू देंगे, कहीं भी जाएंगे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में ये नहीं देखा जाता कि आपने उत्तर सही दिया या गलत, वो ये चेक करते हैं कि इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था। एक सही इंफॉर्मेशन देने से कोई नौकरी नहीं लग जाती, लेकिन वो उसका ढंग देखते हैं कि इसको कॉन्फिडेंस कितना है। ये अगर आरएस बनेगा तो ऑकवर्ड पोजीशन में ये हैंडल कैसे करेगा, वहां कोई जीके थोड़ी काम आएगा। वहां ये देखा जाता है कि ये जो इसका आंसर दिया जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बात कैसे करता है, ये सारी बातें काउंट होती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों मैंने देखा कि संकोची स्वभाव के बहुत होते हैं। तो इसको भी दूर करें। संकोच आप बुरे काम करने में करें, अच्छे काम के लिए आगे रहें, जवाब देने में आगे रहें। जब से कोई पूछे तो आप फटाक से खड़े हों। तो प्रश्न ये था कि ये जो दीवार है, मैंने इनसे पूछा कि आपको हथौड़े मारने हैं इस पे और कितने हथौड़ों में तोड़ दोगे, तो उन्होंने कहा कि 150 हथौड़े में इस दीवार को गिरा देंगे। मतलब 149 तक नहीं गिरेगी, जैसे ही 150 होगा और ये दीवार गिर जाएगी। तो देखिए इसके पीछे मैसेज क्या था, कितना बड़ा मैसेज है। आप जो क्लास में आते हैं उसका एक एक मिनट का हिसाब है इसमें। कैसे है कि ये सपोज कीजिए ये दीवार, इस पे हथौड़े लगा रहे थे, 125 हथौड़े यहां लगा दिए और 25 अगर इधर लगाते तो क्या दीवार टूटती? क्या नहीं टूटती, क्योंकि ये दीवार 150 पे टूटने में बनी है। 150 पे ये एकदम से धड़ाक से गिर जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं गिरेगी। 125 लगाए इधर, 25 इधर लगाए, नहीं टूटी। लेकिन 150 अगर यहां लगा दिए तो दीवार टूट गई। इसका मतलब क्या है, देखो समझो। इसका मतलब यह है कि यह दीवार जब 150 हथौड़े लगाए जा रहे थे, जब पहला हथौड़ा लगाया गया था तब भी इस पे असर तो हुआ था लेकिन दिखाई नहीं दिया था। दूसरा लगाया तो और कमजोर हुई लेकिन दिखाई नहीं दिया था। तीसरा भी लगाया, 50वां भी लगाया, 100वां भी लगाया, 125वां लगाया, और एक जब 150 पूरे हुए और तब अचानक से दीवार गिर गई। यानी दिखाई कब दिया? जब 150 पूरे हुए। लेकिन काम प्रत्येक हथौड़े ने किया था ना, असर तो प्रत्येक हथौड़े ने किया था। ठीक इसी तरह जब आप क्लास में आते हैं, आप पढ़ते हैं 2 घंटे, आपका लक्ष्य है साल पढ़ना, और जो एग्जाम है वो दीवार है आपकी, ठीक है। ये दिखाई तो देगा आपको एग्जाम में, लेकिन रोज अगर 2 घंटे पढ़ते हैं इसका मतलब 2 हथौड़े लगा दिए। अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो इसका मतलब 6 हथौड़े आज लगा दिए। 10 घंटे आज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आज 10 हथौड़े लगा दिए। आज 20 घंटे पढ़े हैं तो 20 हथौड़े लगा दिए। लेकिन ये सारा रिजल्ट में दिखाई देगा कि दीवार गिरी नजर आएगी और आप सफल होकर नजर आ जाओगे। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, अचानक दीवार नहीं टूटती, लेकिन पहले दिखाई नहीं देगी। आप आज 4 घंटे पढ़ेंगे, शाम को रिजल्ट नहीं आने वाला। आज 6 घंटे पढ़ेंगे, आज रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन असर कर रहा है। तो खुश हुआ करो ये कि आज मैंने 6 हथौड़े लगा दिए, आज मैंने 10 हथौड़े लगा दिए, आज मैं रात को पढ़ा 12 घंटे तक, वो थोड़े लगा दिए। रोज पढ़ के ये सो कि मैंने इस दीवार को, ये जो लक्ष्य रूपी दीवार है, ये मुझे दिखाई तो मेरी परीक्षा के बाद देगी, लेकिन मैंने इसका तोड़ने का प्रोसेस जारी रखा है और मैं इसमें इस दीवार को गिरा के दिखाऊंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगी, इस लक्ष्य को हासिल करके रहूंगी। अब अंत में मैं एक प्रैक्टिकल और करवा देता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बच्चे नीचे बैठे हैं।
मैं कैच कराऊंगा, वो कैच करना सिंपल है। देखो इसका मैसेज समझना, मैं आपको कैच कर रहे हैं। वेरी गुड, कैच कैच। कैच करो इसको, अरे कैच करो बेटा, बस। अब देखिए, अब मैंने बोल दी इनको, इनका मैसेज समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं इनसे कोई बोल खेलना नहीं चाहता था। इसके पीछे मैसेज कितना बड़ा है। देयर इज ए टीनी एक्सपेरिमेंट एंड ग्रेट मैसेज इज बिहाइंड इट। क्या मैसेज है? जो मैंने सामने से बॉल फेंकी, ये बॉल नहीं था, ये था अवसर, ये था समय। इसको अगर सामने से पकड़ लिया तो ये हाथ आ जाएगा, और अगर निकल गया तो सारी जिंदगी भी हाथ नहीं आता है। फिर सारी जिंदगी भी हाथ नहीं आता है, साथ नहीं आएगा। अगर आपने इस समय को खो दिया, समय निकाल दिया, फिर सारी गाड़ियां लेके दौड़ लेना, ये हाथ नहीं आने वाला। मजदूरों की तरह पीछे ही घूमते रहना इसके। लेकिन अगर आपने यहां पकड़ लिया इसको, इसका मतलब आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप आरएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। अब फैसला आपको करना है। रोज गुरुजी आपके सामने बॉल फेंक रहे हैं, इनको पकड़ना है या छोड़ना है, यह डिपेंड आप पे करता है। अगर छोड़ दी तो कल के मजदूर हो, अगर पकड़ ली तो कल के ऑफिसर हो। डिसाइड योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। आज के प्रोग्राम के वक्ता श्रीमान जी एस.टी. जोया जी के माध्यम से आपको बहुत कुछ आसान लहजे में बताया है। लास्ट में गेंद के माध्यम से आपको बताया कि कौन पकड़ सकता है, कौन छोड़ सकता है, कितना पकड़ रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, ये मैसेज है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, इन बॉल की जैसे ही आप पकड़ रहे हैं। तो बॉल की जैसे यदि आप पकड़ रहे हैं, यानी कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, तो आप कल के ऑफिसर नहीं हैं।